नमस्कार दोस्तों, जिंदगी के सफर में कई माइलस्टोन्स आते हैं और हमारी जिंदगी का एक माइलस्टोन है गमक एंटरटेनमेंट। एक ऐसी टीम जो साहित्य को साहित्य प्रेमियों से मुलाकात करवाने का बेड़ा उठाकर चल रही है। आज इसके पहले एपिसोड में हम आपसे मिलवाना चाहते हैं चाय से। सफर में सब साथ चलते हैं, ये भी चल रहे हैं साथ। तो इसी सफरनामे में पहला चैप्टर है मुंबई में रहने वाले अमित सिंह के साथ। अमित सिंह वैसे तो मुंबई में रहते हैं, बसते हैं, पेशे से क्या है ये खुद बताएंगे, लेकिन वैसे ये उत्तर प्रदेश के प्रवासी हैं। आइए मिलते हैं अमित सिंह से। नमस्कार सर। अरे नमस्कार। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुरंतो में मजा आ रहा है। दुरंतो का सफर क्या बोलते हैं वो, एक्चुअली में सफर हो गया। सफर हो गया, इंग्लिश वाला सफर। इंग्लिश वाला सफर हो गया। देरी से चल रही, 7-8 घंटे देरी से चलेगा। कोई बात नहीं। इसी देरी का फायदा उठाते हैं और हम ये सब कर डालते हैं और हम सब कुछ बातचीत करते हैं। हाँ जी बताइए। तो अमित जी, मेरा नाम तो आपको पता होगा, भावना। भावना। तो भावनाओं के साथ थोड़ा खेलते हैं। आप अपने आप को पोएट मानते हैं? हाँ। Someone said so. Is it someone said so or you feel so? I felt. You felt? I felt like करीब 3rd में था मैं जब पहली पोएट्री मैंने लिखी थी। एंड रिवॉर्ड मिला, मतलब सबको दिखाया। आप कुछ नया करते हो तो सबको दिखाते हो ना, तो बाकी लोगों को बहुत अच्छा लगा। मेरे दादाजी सख्त मिजाजी थे, तो उन्होंने 2 चपत लगाई और बोला ये करोगे, पढ़ाई करो। गांव में था ना पहले कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो उस जमाने में भी पता था कि पोएट को पैसे नहीं मिलेंगे? हाँ एग्जैक्टली, मुझे तभी मालूम था कि नहीं मिलते। वो मतलब लिखना था, क्या था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो जो लोगों से कह नहीं पाता वो लिख दिया करता हूँ। तो लिखना एक जरिया बना, हाँ, खुद को एक्सप्रेस करने का। किसको एक्सप्रेस कर रहे थे? अपने आप। लेकिन एक्सप्रेस आप किसी को करें? तो जो भी फीलिंग्स आती हैं आपकी, वो फीलिंग्स जिसको एक्सप्रेस कर रहे थे वहां तक पहुंची? ऐसी उस जमाने में कोई थी ही नहीं। तो 3rd स्टैंडर्ड में आप भारत माता के लिए पोएम लिख रहे थे? Exactly. लाइन याद है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं याद। बिल्कुल नहीं याद। एक बात बताओ, 3rd स्टैंडर्ड में ना हम लोग हाथ उठाते थे, टीचर पूछती थी हैव यू ब्रॉट अ रेड पेन? नहीं आप ब्लू पेन से कविताएं लिख रहे थे? एग्जैक्टली, ब्लू पेन से कविताएं लिख रहा था। एंड थोड़ा सा और प्रोग्रेस हुआ। 6th से मैं लव लेटर्स लिखना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत अच्छा काम किया। तो इसके पैसे मिलने लगे आपको आपके दोस्तों से? बिल्कुल नहीं मिले। बाद में ये पता चला कि जब उनका काम बन जाता था फिर थोड़ी देर बाद बिगड़ जाता था। ओके। क्योंकि वो उस बंदे को ढूंढ रही होती हैं जिसने वो लिखा था, जिसके वो इमोशंस होते थे। ओह, दर्द। और फिर थोड़ी देर बाद उनको पता चलता था ये तो वो है नहीं, इसमें तो वो वाले इमोशन है नहीं। सो 3rd में भारत माता, यस। 6 में भारतीय नारी, यस यस। फिर 9th में क्या हुआ? आपके जीवन में 3-3 साल के दौरान कुछ हो रहा है? नहीं, 9th में कुछ तो हल्का फुल्का कांड हो गया था स्कूल में, मारपीट हो गई थी। बेसिकली मुझे तो फिर आप वीर रस के कवि? वीर रस के कवि मैं तभी बन गया था। टिल 12th मुझे इश्क मेरे आसपास फटका भी नहीं था। मतलब मुझे नहीं हुआ था, मुझे बहुत सारे लव लेटर्स मिलते थे। अच्छा। आज भी मिलते हैं क्या? बट मुझे वो आपकी कौन सी शायरी थी वो जिसमें आप कहते हो कि मुझे बुलाते तो बहुत हैं, तुम बुलाओ तो कोई बात बने? क्या था वो? कि कैसे कैसे लुभा रहे हैं मुझे, हुस्न वाले बुला रहे हैं मुझे, और तुम बुलाओ तो कोई बात बने। क्या बात, अच्छे अच्छे बुला रहे हैं मुझे। क्या बात है, क्या बात है। तो उस जमाने में कभी हुआ नहीं। इस जमाने में हुआ? इस जमाने में हुआ। अच्छा। इस जमाने में हुआ। एक तरफा हुआ या 2 तरफा हुआ? पहली बार हुआ जब तो एक तरफा ही था, फिर 2 तरफा हो गया। हमसे कोई कैसे न करता, तो 2 तरफा हुआ। क्या? फिर 1-1.5 साल बाद हमने वो गाना भी गाया कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। अच्छा। वो भी हुआ। फिर शादी हुई? फिर रिबाउंड जैसे शादी कर ली। शादी कर लिया मैंने? उनके बाद। अच्छा, उन्होंने कर ली फिर आपने भी? हाँ, एग्जैक्टली। तो बर्बादी के कगार में आप लोग दोनों अलग अलग रास्ते में बर्बाद हुए। खैर, ये जाती हो गया। लेकिन आप हमें जी बताएं, हम सब किसी को देख कर बड़े होते हैं, किसी को देख कर हम कुछ बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। आप यूपी से आते हैं जहाँ पढ़ाई लिखाई का काफी प्रेशर रहता है। वहाँ माँ बाप की इच्छाओं को भी पूरा करना है।
इस वजह से शायद आप अपना बिजनेस करते हाँ हैं, जी। जहाँ से पेट पालन जिसको कहते एग्जैक्टली हैं, दिल का पालन करने के लिए आप कविता करते हैं। कविताएं करता हूँ। तो ये दिल किसने छुआ था जिसको देखकर आपको लगा हाय मुझे भी लिखना चाहिए? आ, मैं शिव कुमार बटालवी को सुनता था, आए हाय क्या ही नाम लिया, खूबसूरत शायर, खूबसूरत शायर। और ऐसे बहुत से मतलब मैं भले वीरस से मैंने स्टार्ट किया, बट प्यार मुझे छूता था पहले भी, हाँ। विरह मुझे छूता है। हाँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं डूबता, मैं इसमें नहीं मानता कि आप बर्बाद हो जाओ। वो जो खाली उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया करते हैं ना कि कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, सिर्फ दुख नहीं, सिर्फ दुख नहीं बांटते, आप प्यार बांट सकते हो, खुशियाँ बांट सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मतलब आप दर्द से भी खुशी निकाल सकते हो। एग्जैक्टली निकाल सकते हो, उसमें भी रोमांस ला सकते हो आप, क्या बात। तो वो करो। तो आई डू दैट। हाँ। तो मैं उस तरीके की कविता सुनता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया कुमार विश्वास ने। उन्होंने काफियों को मुतासिर किया। हाँ जी। मेरा ये मानना है कि कवि झोला छाप ही नहीं होता, वो जेट में भी जाके कविताएं पढ़ सकता है। एब्सोल्युटली, ठीक है। एब्सोल्युटली। और ये उन्होंने बहुत बड़ा गेम चेंज किया। बट अब इस पीआर का बहुत बड़ा हाथ है, बट कलाकार बनने के लिए ना कलाकारी से थोड़ा सा ज्यादा कुछ चाहिए होता है, तो वो करना पड़ता है। तो ही डिड। कलाकारी और अदाकारी का एग्जैक्टली जरूरी मिश्रण, जरूरी मिश्रण उचित मात्रा में चाहिए, हाँ। ज्यादा स्वादानुसार, तो वो होना चाहिए। क्या? तो मैं उनको मानता हूँ। लेकिन हमारा भी मानना है कुमार विश्वास एक ऐसे कवि हुए अपने हाँ जी। दौर के या हमारे दौर के, हाँ जी। जिन्होंने कलाकारों से मिलवाया भी हमें। हाँ, शिव कुमार बटालवी उन्होंने हुए, मिलवाया, जॉन से उन्होंने मिलवाया। जॉन से उन्होंने मिलवाया। Exactly. तो ये क्रेडिट तो उनको समाज देगा, काफी देगा। आपने कहा शिव कुमार बटालवी, आपने कहा कुमार विश्वास, तो आपकी रचनाओं में भी उनकी झलक आती होगी, क्या ये जरूरी है? नहीं ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शिव कुमार बटालवी के ऊपर जिस दिन 1% भी कहीं छू लिया ना, उस दिन मुझे लगा कि मैंने आज प्रेम लिख लिया। आपने कुछ किया। यस। तो मैं वहां से कोसों दूर हूं। शिव कुमार बटालवी का नाम सुनते ही बहुत से लोग याद आते हैं। शिव कुमार बटालवी मोहब्बत के शायर हैं, विरह के। मेरा भी वही जॉनर है, मैक्सिमम मैं वो लिखता हूँ। मैं गुस्से में होता हूँ तो मैं वीरस भी लिखता हूँ, बट मैक्सिमम मुझे प्यार मुतासिर करता है। गुस्से में मैं रहती हूँ तो मैं कुछ और ही लिखती हूँ। अच्छा, नहीं वो आप वीरस लिख लेते हैं, यही है। अब ये बताएं, आपसे पूछना शायद यूजलेस रहेगा क्योंकि दिस क्वेश्चन सीम्स अ लिटिल, बिकॉज़ यू टोल्ड दैट यू हैव बीन राइटिंग फ्रॉम 3rd स्टैंडर्ड। थर्ड स्टैंडर्ड से लिखते आए, बट प्रोफेशनली अगर आप कहें कि आप अब परफॉर्म करने के लिए रेडी हो गए हैं, अब आप स्टेज पे जाओगे, वो कब से आप कर रहे हो? क्या हुआ कि मुंबई आया था, उसी के लिए आया था। अच्छा। फिर दाल रोटी आपको ऐसे चक्करों में फंसाती है कि आप नहीं कर पाते हो। करेक्ट। फिर दाल रोटी मतलब जॉब से निकला, बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट होने पे शुरू में तो ठीक है यार, आपको सब अच्छा लग रहा होता है, बट एक टाइम के बाद लगता है कि यार सुकून चाहिए, वो कहाँ मिलेगा। तो मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ। तो मैंने एक्टर प्रिपेयर से एक मयूरपुरी हैं मेरे मेंटर हैं, और उनसे मैंने प्रॉपर शिक्षा ली कि हाउ टू राइट इंग्लिश, मतलब स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है। तो उसका प्रॉपर डिप्लोमा किया मैंने वहाँ से। क्या बात। एंड तभी मैंने सोचा कि अब मैं अपनी पोइट्री जो है वो परफॉर्म भी करूँगा, बट तभी कोविड ने दस्तक दी, नहीं हो पाया। तो बेसिकली देखा जाए तो मैंने प्रॉपर परफॉर्म करना स्टार्ट किया पोस्ट कोविड। हाँ, पोस्ट कोविड, आई मीन 12 जून 2022 से। क्या बात है। Yes. कौन कहता है कि मर्द जात को तारीख याद नहीं रहती? जरूरी तारीख हमेशा हर किसी को याद रहती है। हर किसी को याद रहती है। Exactly. तो ये तो बात हुई आपकी जर्नी, आपकी। अभी आप बताएं, ये जो हम सब हैं, हर कोई शायरी करना चाहता है, हर कोई कहता है कि दिल की बातें अगर सजा के कहे, इसी बात को तुम जरा घुमा फिरा के कहते Yes. तो अच्छा होता। तो ये जो यंग जनरेशन है, सबको देख के सब बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, जो एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं कि ये करें। आपकी नज़र से वो क्या एक चीज़ है जिसपे यंग जो लिखना चाह रहे हैं उनको करना चाहिए और उनकी तरफ से होना चाहिए, इससे पहले कि वो कहें कि मैं शायर हूँ? Exactly. मुझे लगता है कि अगर आप हैं तो आपको खुद कहने की नौबत कभी नहीं आती। क्या बात। ठीक है, आपको लोग प्यार करने लगते हैं, एक टाइम के बाद आपको मालूम पड़ने लगता है कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं। आज के दौर के लिए मैं ये कहूँगा कि आफ्टर कोविड
लोगों को लगने लगा कि ये फेमस होने का एक जरिया है। तो उसके लिए बहुत से लोग ये कविताएं करने लगे और पोएट्री करने लगे। एक चलन है वेस्टर्न का, जो लोग उसको उन्होंने टर्म दे दिया स्पोकन वर्ड, बिकॉज हर किसी को बहर में बिठाना या हिंदी कविताओं के हिसाब से लय में बिठाना नहीं आता, ठीक है। तो वो स्पोकन वर्ड के नाम पे कितने लोग बहुत अच्छा करते हैं, बट कितने लोग बहुत ये करते हैं, उनको लगता है उन्होंने कुछ नया इजाद किया है, बट उनको नहीं मालूम, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं कुछ। अतुकांत कविताएं हमारे हिंदी पोएट्री में बहुत सालों से, मतलब सदियों से। तो उस अतुकांत कविताएं ना वो 4 लाइन की होती हैं जी, बट जब चौथी पंच लाइन आती है ना तो आपको लगता है जोर से। करेक्ट। तो वो यहाँ पे नहीं लगता, वो मिसिंग है। तो कौन सी ऐसी किताबें हैं जिसको पढ़कर आपने शायद शब्दों को जीना सीखा, और कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आप, हम जैसे लोगों को जिन्हें कुछ नहीं पता है कि आप क्योंकि मैं गालिब की दीवान लेके नहीं बैठ सकती, नहीं, तो शुरुआती दौर में कौन सी किताबें हैं जो आप सोचते हैं पढ़ना चाहिए? मुझे मेरा साहित्य से कोई बहुत ज्यादा इतना, मतलब मैं जुड़ाव नहीं, इन द सेंस मैंने पढ़ा उसको इतना पढ़ा नहीं है। मेरी जो नॉलेज है शब्दों की वो मेरे रूट से आती है। मेरे दादाजी उर्दू में पढ़े लिखे थे, और उस जमाने में जितना भी जो सरकारी महकमा था वो उर्दू में लिखा पढ़ा जाता था। तो मेरे लिए वो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है, और मैं उसको उतना ही बोलता हूँ जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। मैं जानबूझ के टिपिकल वर्ड्स नहीं लेके आता अपनी शायरी। मुझे लगता है कि मैं कहूँ और मुझे शब्द का मायने ना बताना पड़े, और उनको समझ में आ जाए, उनको छू जाए। तो मैं वहाँ से, एक तो दूसरा फिल्मों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। लोगों को लगता हो कि फिल्में ये करती हैं वो करती हैं, बट मुझे लगता है कि ना, कोई भी स्टोरी हो या कुछ भी हो, आप वहाँ से अपनी अच्छाई ले सकते हो। जो बुरी चीज़ हो तो किसी से भी सीख सकते हो। तो उस जमाने में ना शायर लोग लिखा करते थे गाने, और बहुत ही मीनिंगफुल हुआ करते थे। तो मैं ये तो नहीं करता कि सारे, लेकिन 50% गाने सुन के मैं बता सकता हूँ किसके राइटर कौन है, मतलब ये गाना किसने लिखा। कौन से शायर है जिनकी लिखी हुई चीजों को आप, जैसे किताब पढ़ना जरूरी नहीं, लेकिन जैसे मुझसे कहोगे तो मैं कहूंगी कि साहिर साहब को सुन लो या एग्जैक्टली मैं वही कहना था। ऐसे कौन से शायर हैं? मेरे फेवरेट है साहिर साहब, या गीत शिरोमणि अपना गोपाल दास नीरज जी। क्या बात। एंड सबसे ज्यादा कोई मुझे छूता तो आनंद बख्शी छूते हैं। क्या बात है, आपने सबका ही ले लिया नाम। तो बहुत से ऐसे लोग थे। इवन किताबें में मैं रश्मि रथी का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या। एंड दुष्यंत कुमार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बशीर बद्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब आपने इन सबका नाम ले ही लिया है, तो अमृत स्रोत में परफॉर्म करने का जब आपको लगा कि नहीं, जब आपको गमक ने अप्रोच किया कि सर आप अमृत स्रोत में हिंदी पढ़ पाएंगे, हाँ जी, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको इसके पीछे की एक वजह बताता हूँ। मैंने बहुत पहले ओपन माइक स्टार्ट किया आफ्टर कोविड, एंड मुझे अप्रोच किया उन्होंने, क्योंकि मैं लिखता था, वो मेरे यही ग्रुप के दोस्त थे, और मयूरपुरी के सर के घर पे ही ये होता था। अच्छा। तो मैं वहाँ पे गया सुनाने के लिए, और आज के टाइम पे आप देखोगे लाफ्टर चैलेंज के विनर हैं रजत सूद, वो होस्ट कर रहे थे। अच्छा। अच्छी महफिल थी, और मुझे लगा मैं वीरस सुनाऊंगा हिंदी। अच्छा। और मैंने सब वीरस सुनाया, ठीक है। वीरस सुना के जब मैं वहाँ से लौटा, रास्ते में सोचते हुए आया कि आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा कहीं सुनाने। ऑडियंस ने कैप्चर नहीं किया। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कैप्चर नहीं किया, तो फिर मुझे लगा कि चलो इनको जो समझ में आता वो भी मैं लिखता ही हूँ, तो मैं वो सुनाया करूंगा। तो मैं वहाँ पे वो सब नहीं सुनाता, फिर भी मैंने काफ़ी सारी कविताएं लोगों को सुनाई हैं, लोगों को अच्छी लगी हैं। तो मुझे जब गमक ने ये अप्रोच किया या मुझे ये मौका दिया, तो मुझे ये लगा कि ये वो जगह है जहाँ हिंदी की वो कविताएं सुना पाऊंगा जो मैं मेरे लिए लिखा करता। और ये मैं सटल प्रमोशन करते हुए आगामी 16 तारीख को जो जमशेदपुर में अमृत स्रोत का प्रोग्राम हुआ, उसके बारे में भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अमित सर, कैमरे को देखकर, मुझसे नजर हटाकर, कैमरे के लेंस में देखकर 2 लाइन बोलें आप हिंदी में, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जिसमें बोलना है, लेकिन जो सुन रहे हैं, हाँ आपके लिए ही बोलने वाले हैं, जो सुन रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? मैं बताऊं कि आप जो लिखते हैं दिल से लिखा करें, और जब दिल से लिखेंगे तो दिल तक पहुंचेगा। मैंने आज ही एक लाइन लिखी थी कि मैं वो कालिक हूँ जिसके श्रृंगार से कलाकृतियां जन्म लेती हैं।
थोड़ा सा मैं अपने आप में भी रहता हूँ, अपनी तारीफ कर दिया करता हूँ। और उर्दू में एक लाइन सुना दूँ, लोगों को काफ़ी पसंद है शेर की, कि तुझे गज़लों में लिखा खुद को बेमिसाल किया, बेवफा बेवफा तेरा हमने भी इस्तेमाल किया। हिंदी में कविताएं तो हिंदी कविताएं थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, मैं एक बंद सुना देता हूँ। कि मन के द्वारे लगाकर वो ताले चले, सब हमारा हमें कर हवाले चले, वो जो आती नहीं है सड़क लौट कर है उसी राह डेरा वो डाले चले। क्या बात। जिंदगी इसी का नाम है, यूं ही चलते रहने का नाम जिंदगी, यूं ही जिंदगी को गमगीन करना जिंदगी, जिंदगी में खुशी लाना जिंदगी। और इसी ध्येय और इसी स्रोत से जन्मा गमक और गमक का अमृत स्रोत। यस। आपके सामने थे अमित सिंह मुंबई से, और मैं तो यूं ही खामखा भावना मिश्रा गमक से। बाकी कैमरा टीम का नाम मैं अभी नहीं लूंगी, क्योंकि ये रहेगा सरप्राइज कि किसने किया वीडियो और किसने किया एडिट। ये ट्रेन की जर्नी कहाँ ले जाएगी, किसको ले जाएगी पता नहीं, लेकिन हम आपसे जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और शायर के साथ। तब तक हंसी छुआछूत की बीमारी है, तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार। नमस्कार, सब आकार।